नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम उसी हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्षकालीन भारत। हर्षकालीन भारत यानी हर्षवर्धन। इतिहास के अंदर हर्षवर्धन नाम का एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है और उसके बारे में हम जानते हैं। बात यह 7वीं शताब्दी की है कि जब गुप्तों के शासन का अंत हो गया तो उसके बाद में भारत फिर से सत्ता विहीन हो गया। तो इस सत्ता विहीन भारत के दौरान क्या हुआ कि अनेक छोटे छोटे वंश उदय हुए और उन्होंने अपने शासन का संचालन किया, वह सत्ता की स्थापना की। उसी में से एक आता है वर्धन वंश, या इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति नाम का एक आदमी था और उसने क्या किया, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो स्थान है, अपनी जो राजधानी है, वो थानेश्वर हरियाणा को बनाया। हरियाणा के अंदर एक थानेश्वर नाम का स्थान है, उसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने पुष्यभूति वंश की व वर्धन वंश की स्थापना की। इसमें क्या हुआ कि मुख्यतः चौथे नंबर का जो शासक हुआ वो प्रभाकर वर्धन हुआ। चौथे नंबर का जो शासक था वो प्रभाकर वर्धन था और इसने क्या किया, थानेश्वर हरियाणा को अपनी राजधानी बनाया और इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन है वो अत्यधिक एक शक्तिशाली शासक था और इसने जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश था उसे और मजबूती प्रदान कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन का शासन शांतिपूर्ण संचालन होता रहा और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और अपनी नीति के अनुसार अच्छी तरह से शासन करता रहा। प्रभाकर वर्धन की क्या क्या थी कि 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। अब क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद राज्यवर्धन शासक बना। अब राज्यवर्धन शासक बना तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा है वो राज्यवर्धन ही था, तो बड़ा बेटा हमारे हिंदू धर्म के अनुसार है वो बड़ा बेटा ही शासक बनता है। लेकिन उस समय संकट यहां पर उसकी बहन राजश्री को आया। बंगाल का एक गौड़ शासक था शशांक, बंगाल का गौड़ शासक था शशांक। उसने क्या किया कि इस राजश्री के पति यानी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बहनों को मार दिया और उसकी सत्ता को छीन लिया। उसकी अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन बंगाल के गौड़ शासक शशांक से युद्ध करने के लिए गया। अब बंगाल का गौड़ शासक शशांक जो था अत्यधिक पावरफुल था, अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने प्रभाकर वर्धन को हरा दिया, राज्यवर्धन को हरा दिया और राज्यवर्धन है वो बंगाल के गौड़ शासक शशांक से युद्ध करता हुआ मारा गया। जब राज्यवर्धन अपनी बहन राजश्री के राज्य की रक्षा करता हुआ मारा गया तो उसके बाद हर्षवर्धन शासक बना। यानी हर्षवर्धन के भाग्य में समय जो करता है वो कब और क्या कर दे इसका पता नहीं चलता। इतिहास के माध्यम से हम इन चीजों को सीख सकते हैं। तो राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, उसके भाग्य में राज्य लिखा था। हर्षवर्धन छोटा था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो होने को जो घटित होनी थी वो हो गई। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक बना। भारतीय इतिहास के पन्नों पर हर्षवर्धन का नाम है वो बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ शासक शशांक को हराया। अब आप जानते हैं कि बंगाल का जो गौड़ शासक था उसने राजश्री का जो पति था उसको मार दिया था और उसके कारण राजश्री है वो जंगलों में चली गई थी, वन में चली गई थी दुखी होकर के। तो हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ शासक शशांक को मारा, हराया और उसके बाद में उसने क्या किया, अपनी बहन राजश्री को खोजा जो पूर्णतः से अपने मानसिक संतुलन एक बार खो बैठी थी, क्योंकि महिला के लिए सब कुछ पति होता है और उसके खोने के बाद उसका जो दुख होता है वो असीम होता है, उसे हम नहीं समझ सकते।
फिर कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से समझौता किया, जो शशांक का दुश्मन था। राजनीति यहां पर प्रदर्शित होती है। ये एक शासक के अंदर यदि ये गुण एक शासक में है कि शत्रु का जो शत्रु होता है वो हमारा मित्र होता है, यहां पर यही यही प्रदर्शित हो रहा है कि कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा, उसके साथ शशांक की अच्छी नहीं बनती थी। इस कारण से क्या किया, हर्षवर्धन ने क्या कर लिया, शशांक के उस दुश्मन भास्कर वर्मा के साथ समझौता कर लिया। यानी दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, ऐसा भी कहा जाता है। और वो कहावत, वो लोकोक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। आगे हम बात करते हैं हर्ष अपने साम्राज्य विस्तार में लगातार आगे बढ़ रहा था। हर्ष बहुत पावरफुल शासक था और लगातार अपनी साम्राज्य विस्तार को गति बनाए हुआ था, लेकिन उसे जो झटका दिया वो दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दिया। हर्ष को पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हराया। हर्ष यहाँ पर हार गया पुलकेशिन द्वितीय से, और यह जानकारी पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल अभिलेख है वो हमें यह जानकारी देता है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड से नर्मदा नदी के तट पर हार गया। ये पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी से हमें मिलता है। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने क्या कर दिया, हराया भी था। अब बात करते हैं कि हर्ष की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रमुख शासक। हर्ष की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रमुख शासकों में यदि हम बात करें तो एक नंबर पर आता है वल्लभ भी के शासक ध्रुवसेन सेकंड, कामरूप के भास्कर वर्मा, मगध का पूर्ववर्मन, जालंधर का उदित, उत्तर गुप्त शासक माधव गुप्त। यानी इन बड़े बड़े शासकों का जब यदि हम नाम देखते हैं और विस्तार पूर्वक यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन कितना पावरफुल शासक था। अब बात करते हैं हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार है वो दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हर्ष का साम्राज्य विस्तार था। हर्ष ने क्या किया कि या तो उसे पूर्णतः अधीन कर लिया या जीत करके उसका राज्य कर के रूप में वापस लौटा दिया। तो दक्षिण भारत पर हर्ष का साम्राज्य नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गया था। अब हर्ष की उपाधियां काफी बार पूछी जाती है, और हर्ष की उपाधियां हैं परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तर रायेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम और परमेश्वर। ये हर्ष ने उपाधियां धारण की थी, और ये एक चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण प्रकट कर रहे हैं कि हर्षवर्धन एक चक्रवर्ती सम्राट था। अब आगे हम बात करते हैं कि हर्ष धर्म का वह धर्म संरक्षक भी था। हर्ष है वो धर्म व धर्म का संरक्षक भी था। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का नहीं था। प्रारंभ में क्या था कि हर्षवर्धन भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था, और उन्होंने भगवान शंकर की बहुत बड़ी उपासना की, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्ष भी अशोक की भांति बाद में क्या किया, अशोक की भांति हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के कारण उसका झुकाव है वो ज्यादा बौद्ध धर्म की तरफ हो गया, और उसके बाद उन्होंने जो कार्य किए वो बौद्ध धर्म के संरक्षण में ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान बनाए रखा। कन्नौज सभा 643 ईस्वी में आयोजित की गई थी, और उस समय शासक हर्षवर्धन था, और उसका अध्यक्ष वेनसांग को बनाया गया था। वेनसांग कन्नौज की सभा का अध्यक्ष था, और इसे हम चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके समकक्षी का कह सकते हैं। ये चौथी बौद्ध संगीति तो पहले आयोजित की जा चुकी थी, लेकिन ये उसी के प्रकार की थी जो कन्नौज में आयोजित की गई थी, बहुत लंबे समय तक चली थी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया गया था। फिर बात करते हैं प्रयाग सभा की। प्रयाग सभा 643 ईस्वी में ये सभा हुई थी। इसे मोक्ष परिषद भी कहा गया है। हर्ष के बारे में ये मोस्ट बात है भाई कि हर्ष एक बहुत बड़ा दानी भी था। दान करने में यदि हर्ष की बात करें तो हर्ष ने दान करने में सभी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हर्ष हर 5 वर्ष के बाद में एक सभा का आयोजन करता था। 5 वर्ष के बाद में हर्ष एक सभा का आयोजन करता था, जिसमें वो अपनी समस्त वस्तुओं को दान दे देता था, यहां तक कि अपने वस्त्रों तक का दान दे देता था। और उस दान सभा से उठने के बाद वो अपनी बहन से पुराने वस्त्र मांग के पहनता था, और फिर बाद में अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 5 वर्ष में फिर से एकत्रित करता था, और बाद में उसे फिर से दान कर देता था।
इस प्रकार की उन्होंने प्रयाग के अंदर छठी सभा का आयोजन किया। हर 5 वर्ष में एक सभा का आयोजन करता था जिसमें अपनी समस्त वस्तुओं का दान कर देता था। 643 ईस्वी में आयोजित यह छठी सभा थी। 6 बार आयोजित करना। आप सोच सकते हैं कि छोटी सी वस्तुओं की यदि आज के समय में दान करते हैं तो लोग कितना हो हल्ला मचाते हैं। हर्ष ने अपना सब कुछ दान किया, वो भी 6 बार। और यह प्रयाग सभा जो थी ये लगातार 75 दिन तक चलती रही और इसका अध्यक्ष भी अवैन सांगे था। और इसमें अपने सब कुछ दान करने के बाद उन्होंने अपने वस्त्र है वो अपनी बहन से मांग करके पहने थे। अब बात करते हैं कि हर्ष के दरबार में विद्वानों का संरक्षक भी था। हर्ष विद्वानों का संरक्षक भी था। हर्ष के दरबार में मयूर नाम का एक विद्वान रहता था जिन्होंने मयूराष्टक और सूर्य शतक नामक ग्रंथों की रचना की। बाणभट्ट नाम आप सभी ने सुना है, यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है, हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना किसने की थी? तो वो की थी बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। मातंग दिवाकर और जयसेन भी इसके दरबारी कवि थे। न केवल हर्ष है वो विद्वानों का संरक्षक था, अपितु हर्ष स्वयं भी एक अच्छा विद्वान था। इस बात की जानकारी इससे मिलती है कि हर्ष ने 3 ग्रंथों की रचना की, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्ष के ये 3 ग्रंथ हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चित रहे और हर्ष के ये 3 ग्रंथों से इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि हर्ष न केवल विद्वानों का संरक्षक था बल्कि वह स्वयं भी बहुत बड़ा विद्वान था, क्योंकि ग्रंथ की रचना करना आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। अब आगे की बात करते हैं हम हर्ष की सेना। हर्षवर्धन की यदि हम सेना की बात करें तो हर्षवर्धन की सेना में महासेनापति नाम का जो अधिकारी होता था वो प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। बलाधिकृत और महाबलाधिकृत सेना के 2 पार्ट। बलाधिकृत व महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी होते थे। जो सेना पैदल चलती थी उसके अधिकारी जो होते थे वो बलाधिकृत व महाबलाधिकृत होते थे। फिर बात करते हैं वृद्धेश्वर जो होता था वो गुड़ सेना का अधिकारी होता था। यानी जो घोड़े पर चढ़ करके जो सैनिक युद्ध करते थे वो गुड़ सेना या घुड़सवार कहलाते थे, और उनकी जो सेना का जो अधिकारी होता था वह वृद्धेश्वर होता था। चाट व भाट, ये नाम बहुत चर्चित है। चाट व भाट साधारण सैनिक, हर्षवर्धन की सेना में जो साधारण सैनिक थे उन्हें चाट व भाट कहा जाता था। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य का भाग, यानी उन्होंने साम्राज्य को विभाजन भी कर रखा था। प्रांत था, प्रांत भुक्ति में बंटा हुआ था और भुक्ति विषय में बंटी हुई थी। भुक्ति और विषय ये किसके शासनकाल की बात है? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल की बात है। कर व्यवस्था, कर हर्षवर्धन के शासनकाल में 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, भाग, हिरण्य और बलि। भाग जो था वो एक भूमि कर था, हिरण्य जो था वो नगदी कर, नगदी व बिना नगदी यानी भूमि के रूप में भी दिया जाता था, और बलि आप जानते ही है। तो इस प्रकार से ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की यदि हम विस्तार तौर पर बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल शासक था और इनका इतिहास हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लगे मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।